अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम चैप्टर 12 डेप्रिसिएशन देखेंगे। डेप्रिसिएशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एडजस्टमेंट्स और बैड डेट्स और इनके साथ साथ ये वो एक टॉपिक है जिसमें बच्चों को मज़ा आता है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे फिर भी गलतियाँ बहुत करते हैं। कॉन्सेप्चुअली इसको इंटरेस्टिंगली समझ लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में गलतियाँ करते रहते हैं। ये समझ नहीं आता है कि जब एक दफ़ा टॉपिक समझ में आ गया तो गलती ना करो भाई। शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, जैसे कि हमने कहा कि अकाउंटिंग को हम चाहते हैं कि वो रियल रहे, वो वो दिखाए जो असल है। क्योंकि हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं कि एक अकाउंटिंग का पर्पज़ ये है कि आपको अपने तौर पे सही चीज़ें पता चलती रहें कि मेरा कारोबार किस तरह चल रहा है। लेकिन अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि बाहर वाले जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी ये पता चलता रहे कि आपके बिज़नेस की क्या पोजीशन है, ताकि वो गलत फैसला ना कर लें, कोई आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट ना करना हो और कर लें, या करने का टाइम हो और ना कर सकें। तो उसी इसी सिलसिले में एक मसला ये है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए की एसेट पड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त उसकी वैल्यू 10 करोड़ नहीं है, तो फिर वो 10 करोड़ बुक्स में शो नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है कि जो मेरी चीज़ों की रियल वैल्यू है, एसेट्स की, वो रियल वैल्यू नज़र आनी चाहिए। तो अगर मैंने कोई चीज़ ली और मुझे पता है इसकी यूज़फुल लाइफ लिमिटेड है, तो फिर मैं उसकी लाइफ के ऊपर उसको डिवाइड कर दूंगा, उसकी प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता माइनस करता जाऊंगा। जैसे कि मैंने घर खरीदा, उसकी यूज़फुल लाइफ लिमिटेड नहीं है, तो फिर मैं घर को डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। ठीक है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, उसकी यूज़फुल लाइफ डिप्रिशिएट नहीं करूंगा। मैंने टूल्स खरीदे, टूल्स जो कि ख़राब नहीं होंगे, हथौड़ी, पाना, स्क्रू ड्राइवर, वो चलेंगे, 20 साल भी चलेंगे, 30 साल भी, खो जाएंगे लेकिन, है ना, भाई लेके जाएगा वापस नहीं लाएगा, ये होता है। तो टूल्स को डिप्रिशिएट नहीं करूंगा, टूल्स को रीवैल्यू कर दूंगा। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, वो मैंने 40 लाख की खरीदी थी, आज उसकी कीमत 40 करोड़ है, तो ये भी तो गलत हो गया ना। तो उसको मैं रीवैल्यू करवा लूंगा। चीज़ों को मैं रीवैल्यू करवाता रहूँगा। तो कुछ चीज़ें रीवैल्यू होंगी, कुछ चीज़ें अपनी कीमत कम करती जाएंगी। वो जो मुझे पता ही है, इसके लिए जो टर्म मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ ना, वो है यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ, यूज़फुल लाइफ अगर पता है कि चीज़ की, तो डेप्रिशिएट होगी। अच्छा, अब यूज़फुल लाइफ भी दो तरह से हो सकती है। ऐसा है कि इक्वली ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू गिर रही हो, जैसे कि गाड़ी की हो सकती है। नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी आपने खरीदी, आपको पता है 10 साल बाद ये ऐसी हो जाती है, हम कमर्शियल यूज़ करते हैं चूँकि, तो 10 साल में ऐसी हो जाती है कि फिर हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो ये हमने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। हमें पता है कि ये 4 साल में हमारे काम की नहीं रहेगी। सुन रहे हैं भाई? और जब हम बेचने जाएंगे तो 2 लाख की बिक जाएगी। तो पहले साल के बाद कितनी वैल्यू नजर आनी चाहिए उसकी? 10 लाख की ली थी, पहले साल में 10 लाख नजर आ रहा है। 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या नजर आनी चाहिए? मैंने कहा 4 साल उसकी लाइफ है, और एंड में इसके 2 लाख मिल जाएंगे हमें बेचने पे। तो पहले साल के बाद 8 लाख नजर आने चाहिए, दूसरे साल के बाद 6 लाख, तीसरे साल के बाद, चौथे साल के बाद, और 2 लाख में हम निकाल देंगे, बेच देंगे उसको। जीरो नहीं होगी ना, फिर हम उसको बेच देंगे, हमारी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई उसकी, हम निकाल देंगे उसको, एम्प्लॉयज़ को दे देंगे 2 लाख में। ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन करना कहलाता है कि आपको यूज़फुल लाइफ पता करनी है। अब गाड़ी की मेरी डेप्रिसिएशन इस तरह की थी, मैंने एक और तरह की गाड़ी ली, मैं एक और तरह का आदमी हूँ। मैंने गाड़ी यूँ ली, एक ऐसी गाड़ी है जो कि नई होने की वजह से उसकी वैल्यू है। एक ऐसा टूल है, एक ऐसी मशीन है, जब नई होगी, पहले साल होगी, तो पहले साल में उसकी ठीक ठाक वैल्यू गिर जाएगी। उसकी जो यूज़फुलनेस है ना, पहले साल में ज़्यादा गिरेगी, दूसरे साल में उससे कम, तीसरे साल में उससे कम, चौथे साल तक नया मॉडल आ चुका होगा, हम चेंज कर चुके होंगे। तो ये पॉसिबल है किसी वजह से कि पहले साल में ज़्यादा मैं वैल्यू गिराना चाहूँ। सारा का सारा इसका जो यूटिलिटी है ना पहले साल की है, दूसरे साल में इसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी किसी वजह से। ये कैसे हो सकता है?
कढ़ाई की मशीनें जो डिज़ाइन वो बना पाती हैं, वो पहले साल के में तो काम ज़्यादा आएगा, दूसरे साल में उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी, क्योंकि नई मशीनें आ चुकी होंगी। तो इससे जो मुझे प्रोडक्टिविटी मिल रही होगी वो इतनी काम की नहीं रहेगी मेरे लिए, कम काम की होगी। पुराने डिज़ाइन होंगे, चलेंगे लेकिन कम चलेंगे। उससे अगले साल तो फिर ऐसा हो सकता है कि पहले साल में उसकी 10 लाख की मशीनरी पहले साल में 4 लाख काट लूँ, दूसरे साल में 2 लाख काट लूँ, तीसरे साल में 1 लाख काट लूँ, ऐसे कर लूँ। ठीक है ना? तो डेप्रीसिएशन करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस और एक होता है रीवैल्यूएशन। आपकी बुक के पेज नंबर 155 पे तीनों मेथड की जस्ट इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसको हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत आसान है। कॉस्ट ऑफ द मशीन डिवाइड बाय द यूजफुल लाइफ, बस। इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? कॉस्ट ऑफ द मशीन डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। आपकी मशीन 10 लाख की है, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी इस साल? इस साल कितनी लगेगी डेप्रिसिएशन? 10 लाख की मशीन है, यूजफुल लाइफ 10 साल है, इस 10 लाख 1 लाख रुपए पर ईयर डेप्रिसिएशन लगेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक कॉन्सेप्ट है उसकी रेजिडुअल वैल्यू, कि जब पूरी डबरा डेप्रिशिएट हो जाएगी तो जीरो प्राइस फिर भी नहीं होगी, कंडम भी हो गए, खराब भी हो गए, बंदी हो गई, कचरे के दाम तो जाएगी, लोहे के दाम तो जाएगी, तो तोल के बेच देंगे। गाड़ियां भी तुल के बिकती हैं, पता है आपको? जब वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती हैं तो उसकी ढांचा रह जाता है, तो वो लोहे के दाम चली जाती हैं, तुल के बिक जाती है। रेजिडुअल वैल्यू वो होती है जो हमें पता होता है कि जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो फिर हम इसको इतने का बेचेंगे। अब आप मुझे निकाल के बताएं फटाफट 1 सेकंड में कि अगर मेरी एक मशीन है जो 50 लाख की है, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 5 लाख है, तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 5 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख है, तो उसकी हर साल 10 साल, उसकी हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से होगी? पचास हजार करते करते डेप्रिशिएट करेंगे तो 5 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो पाएंगे टोटल। 50 हजार 50 हजार 1 लाख, 1 लाख 50 1.5 लाख। कैसे निकाली आपने? 50 लाख में से पहले आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें, आसान सा फॉर्मूला, डिवाइड बाय 10 कर दें। दिखा दें इनको फॉर्मूला शक्ल। 4,50,000 है भाई, देसी बता दो, देसी। 450 100 एंड और 450,000। ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो डेप्रिसिएशन निकली है वो असल प्राइस के कितने परसेंट है? असल प्राइस में कितने परसेंट है? एक साल की असल प्राइस की कितने परसेंट? 1 साल की डेप्रिसिएशन जो निकली है वो असल प्राइस से कितने परसेंट है? ऐसे निकलेगी। 4,50,000 को हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। असल प्राइस से डिवाइड करें, हम कर रहे हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई कर लें। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो 9% से डेप्रिशिएट किया आपने, परसेंटेज ही बता सकते हैं आप। ठीक है। तो कभी कभी स्ट्रेट लाइन में आपको परसेंटेज भी दे देंगे वो। परसेंटेज ऑफ व्हाट, ये आपको पूछना होगा। परसेंटेज ऑफ व्हाट, ये आपको पूछना होगा। परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल प्राइस या परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू? व्हाट इज और रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू तो बता दिया ना मैंने।
कि जब आपके ख्याल से जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो कितने की बिकेगी, वो रेजिडुअल वैल्यू होती है। तो बुक वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होती है, आप हर साल जितनी अमाउंट से इसको डेप्रिशिएट करते हैं ये अकाउंट कंटिन्यूड रहता है, ये कंटिन्यूड चलता है अकाउंट। तो इस साल मेरी कीमत कितनी चल रही है मेरी चीज़ की, तो जैसे कि मैं कहूँ इस हिसाब से जो पिछली मशीन का मैंने हिसाब बताया 50 लाख की थी, और हर हर साल आप उसको कितने 5 लाख से, हाँ 5 लाख से डेप्रिशिएट कर रहे थे, सॉरी 4,50,000 से डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो बताइए कि 5 साल बाद इसकी बुक वैल्यू क्या होगी। नहीं ना 5 साल बाद बताओ भाई, वो जमानी बता दो। 4.5 लाख सालाना डेप्रिशिएट हो रही है, 50 लाख की असल में थी, 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी। 5 साल बाद कैलकुलेटर निकाल के बैठ गए। आधी होगी ना। क्यों होगी आधी, वो नहीं होगी इसकी बुक, वो नहीं थी उसकी रेजिडुअल वैल्यू। 4.5 काट रहे हैं आप, 4.5 के हिसाब से 5 लाख लगाएं तो 22.5 लाख बनते हैं, तो जबानी नहीं बता सकते हम। चाहिए ना तो आगे कैसे बताएंगे जबानी, ये 4.5 लाख के हिसाब से 5 साल में कितने बनेंगे, भाई 5 लाख के हिसाब से 5 साल में कितने बनेंगे, 25 लाख। आप लाखों मत करो ना हमारे नहीं, सोच नहीं सकते आप। सोच नहीं सकता। तो 5 साल के हिसाब से 50,000 ही कितने बनेंगे, 2.5 लाख। 25 लाख में 2.5 लाख निकालने, 22.5 लाख बच गए। 22.5 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन हुई, तो बुक वैल्यू कितनी हुई। काफी आई। 22.5 लाख के हिसाब से, नहीं 27.5 लाख। अच्छा प्लस कॉस्ट में से माइनस कर दें अब तक की टोटल डेप्रिसिएशन जितनी हो चुकी है, 4.5 4.5 4.5 माइनस होती रही, अब बच गई हमारी वैल्यू। नहीं ना, उतनी आपकी ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर दें बस। आप ओरिजिनल प्राइस थी 50 लाख की, अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी है 22.5 लाख, तो अब क्या वैल्यू बची हुई है गाड़ी, 27.5 लाख। बुक वैल्यू ये बुक वैल्यू है। किताबों में मेरी एसेट की इस वक्त ये वैल्यू चल रही है, ये बुक वैल्यू कहलाती है। मसला है इसमें कोई। अच्छा बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है हमारी टोटल प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी, अब तक जितने साल हो चुके हैं सारे सालों की मिलाकर। टोटल सालों के अब तक जो हो चुके जाहिर है अब तक टोटल साल ही होंगे ना, ये दो अलग अलग बातें कैसे हो गई। देखिए ना 10 साल तो मतलब 5 साल इसकी है ना यूज है कि मतलब 10 साल यूजफुल वैल्यू है, अभी लेकिन 5 साल 5 गुजरे साल हैं, हुए हैं। तो 5 साल की माइनस होगी, बुक वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। अगला अगला तरीका है रिड्यूसिंग बैलेंस। क्या तरीका है, रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस बहुत आसान सी बात है, आपको एक परसेंटेज दे देते हैं, परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू। ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें, क्या है, परसेंटेज ऑफ द बुक वैल्यू। अब मैं बताता हूं कि इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस कैसे होगा। अब आप लोग निकालिएगा, अपना रजिस्टर खोल लें। 10 लाख प्राइस है, 1 मिलियन। मैंने कहा इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 2 लाख है, दोबारा बताइएगा। कॉस्ट 10 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख है, और मैं 10% से रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन कहला कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है, 10% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करना चाहता हूं। दोबारा क्वेश्चन 10 लाख वो है अपना कॉस्ट है रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख वैल्यू हाँ, को काम नहीं आएगी रेजिडुअल वैल्यू, लेकिन बहरहाल बता दी मैंने।
मैंने बताया 10% कि मेरी एक एसेट है 10 लाख रुपए की, मैं उसको 10% सालाना रेजिडुअल अपना बुक वैल्यू पे डेप्रिशिएट करना चाहता हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत। अब मैं क्या करूँगा, 10 लाख पहले साल की लिखिए डेप्रिसिएशन कितने ऑफ द साल? फर्स्ट 10 साल। नहीं साल बताऊंगा नहीं ना मैं, 10% पर ईयर। अभी मैं साल नहीं बता रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने परसेंटेज बता दी 10%। अभी जो अगर मैंने कह दिया कि रिड्यूसिंग बैलेंस से निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले साल की डेप्रिसिएशन नॉर्मल निकलेगी, निकालें 10%, लिखिए यूं करके फर्स्ट ईयर 1 मिलियन का 10% इज इक्वल्स टू 100,000। अब जाइए सेकेंड ईयर, माइनस करके जाएंगे। ये डेप्रिसिएशन किस चीज पे निकल रही है, ये निकल रही है बुक वैल्यू पे। तो वो 10 लाख की माइनस हो जाएगी। पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी आई बेटा, माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस कर क्या करना चाह रहे हैं, पहले आप मुझे बताएं पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। 10 लाख की इंटू 10% निकालें, 10 लाख इंटू 10% इज इक्वल्स टू 1 लाख, ऐसे लिख दें। 1 मिलियन इंटू 10% इज इक्वल्स टू 100,000। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन मिल बन गई। 1 मिलियन ये साल बन जाएगा। 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन की 10% से 1 लाख बन गई, ठीक है। अब सेकेंड ईयर लिखिए और सेकेंड ईयर में 10% डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाइए कितनी बनेगी। सेकंड ईयर की चूंकि ये बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालनी है तो पहले बुक वैल्यू निकालेंगे। बुक वैल्यू क्या होगी, एसेट की प्राइस माइनस माइनस अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, तो आ गई आपको नई बुक वैल्यू, इस वक्त आएगी 900,000। इसका 10% निकालेंगे, अब क्या बना 90,000। थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन निकालें कितनी बनेगी, 80,000 नहीं बनेगी ना 80,000, 90 लाख से माइनस करना होगा 90 लाख क्यों होगा, 90 10 लाख की चीजें 9 लाख की क्यों होगी, 9 लाख की थोड़ी होगी। 9 लाख नहीं बोला, गलती से बोल दिया। अब तीसरे साल एसेट हो चुकी है वही 10 लाख की, अब तक डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं 1,90,000। हर दफा 10 लाख ही लगाएंगे ना। एसेट की ओरिजिनल प्राइस 10 लाख लगाएंगे, अब तक 1,90,000 की माइनस कर चुके हैं, तो बच गई 8,10,000। इसकी 10% निकालेंगे तो बनेगी 81,000। 81,000 190 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 8,10,000 क्या 10,000 भाई, तो छोटा आसान सा है, 10 लाख में से 1,90,000 माइनस करोगे कितने बचेंगे, 8,10,000, 8,10,000 का 10% 81,000। तो देखें हर दफा जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कम होती जा रही है, नजर आ रहा है। पहले साल डेप्रिसिएशन 1 लाख कटी, फिर 90,000 कटी, फिर 81,000 कटी। ये रिड्यूसिंग बैलेंस है और ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है जिसकी पहले उसकी यूजफुलनेस ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई। तो जितनी यूजफुलनेस ज़्यादा थी उसी हिसाब से पहले ज़्यादा अमाउंट से काट ली हमने, बाद में यूजफुलनेस कम हो गई, कम अमाउंट से काट ली। इन दो बातों की बुनियाद पर अब हम सवाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। अच्छा चले मैं साथ ही साथ रीवैल्यूएशन भी पहले ही बताता हूं, फिर एक साथ सवाल करेंगे। रीवैल्यूएशन मेथड में क्या होगा, रीवैल्यूएशन में ये होता है कि आपके पास टूल्स पड़े थे 25,000 के, टूल्स पड़े थे एसेट में 25,000 के, क्या ये हर साल डेप्रिशिएट होते हैं, नहीं हर साल डेप्रिशिएट नहीं होते, लेकिन साल के आखिर में आप ही पूछते हैं हाँ भाई अब कितने के टूल पड़े हैं, वो बताता है भाई अभी ना 20,000 के टूल पड़े। टूल की वैल्यू कम होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, उनका खो जाना या टूट जाना।
कुछ टूल खो गए, कुछ टूट गए, अभी 20,000 के टूल पड़े हैं। तो ये हर दफ़ा इसका कोई हिसाब नहीं होगा कि 10% से करते रहो, 5% से करते रहो, डिवाइड बाय 4 करके निकाल लो, कुछ नहीं पता। वो बंदा आपका बताएगा कि सर इस दफ़ा जो टूल को रीवैल्यू किया तो पता चला 20,000 के हैं। उसके नीचे जाने की कई वजूहात हैं, मैंने बताया। एक वजह यह है कि वो खो गए थे, 25 के थे 20 के रह गए। एक वजह है कुछ टूट गए थे, 25 के थे 20 के रह गए। एक वजह है कि अब इन टूल्स की वर्थ ही नहीं रही, नए टूल्स बड़े अच्छे वाले आ गए हैं, तो इसलिए अब इनकी वो वैल्यू नहीं रही। इन एनी केस टूल्स की डेप्रिसिएशन जो लगाई जाती है वो रिवैल्यूएशन में लगाई जाती है, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कितने परसेंट से इनमें कमी आएगी। तो ये सबसे आसान तरीका है, इसमें कैलकुलेशन कोई है ही नहीं। वो खुद मुंह से बताएगा भाई इस साल टूल की वैल्यू पिछले साल 25,500 थी, इस साल 20,000 है, 2,000 है। तो सॉरी 25,000 थी, इस साल 20,000 है। तो फिर डेप्रिसिएशन कितनी हुई? पिछले साल टूल की कीमत 25,000 थी, इस साल टूल की कीमत 20,000 है, तो कितने डेप्रिशिएट हो गए? परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में पूछ रहा हूँ। 5,000 डेप्रिशिएट होगा। तो आपकी डेप्रिसिएशन का जो रूल लगेगा या डेप्रिसिएशन की जो एंट्रीज पास होंगी 5,000 पे पास हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है। 3 तरीके हैं, सवाल में बताया हुआ होगा, इस तरीके से निकालनी है। उसके 5,000 की एंट्रीज पास कर देंगे, वो मैं आगे बता रहा हूँ कहाँ पास करेंगे। अकाउंटिंग की बुक्स में ही पास करेंगे, जाहिर है, कहीं और तो पास नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अपनी डेप्रिसिएशन के रिकॉर्ड करने पर। ये बहुत आसान होती है, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज बहुत आसान है। आपके पास, अच्छा हमारा पाकिस्तानी स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आपका स्टाइल मुख्तलिफ है, तो हम आपके स्टाइल से ही करेंगे। डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट ऐसा बनता है जो साल के साल बढ़ता चला जाए, ख़त्म ना हो। तो एक्सपेंस अकाउंट नहीं कह सकते उसको। ये बात समझ में आ रही है मेरी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वेज एक्सपेंस है, पूरे साल में जो भी वेज एक्सपेंस होगा, साल के आखिर में वेज एक्सपेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगले साल वेज एक्सपेंस नए सिरे से करेंगे। ये एक्सपेंस अगले साल के अकाउंटिंग में कैलकुलेट नहीं करने हमें, वो पिछले साल की वेजेस थी, इस साल की अलग वेजेस हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन की अमाउंट इस साल 10 लाख थी, इस साल 1 लाख थी, अगले साल 1 लाख प्लस 90,000, 1,90,000 दोनों शो होने चाहिए। ये बात समझ में आई कि हमें ये एक्सपेंस तो है, इस ये खर्चा तो हुआ, एक्सपेंस तो होगा ये। अगर आपकी इस साल 10 लाख वैल्यू थी और अगले साल 9 लाख रह गई, तो ये 1 लाख कहीं तो दिखाएंगे ना कि कहीं गया, खर्च हो गया ये 1 लाख। और ये 1 लाख कहाँ खर्च हुआ? अगर मशीन थी, ऑफिस की मशीन थी, फोटोकॉपी मशीन थी, कोई प्रोडक्शन मशीन थी, तो वो अगर खर्च होके 10 लाख से 9 लाख रह गई, 1 लाख हमें अपने इनकम स्टेटमेंट में खर्चा दिखाना पड़ेगा। खर्चा तो दिखाएंगे हम, लेकिन इसके साथ साथ एसेट की रियल प्राइस अलग नोट रहेगी अपनी जगह, और इस अमाउंट को साल के साल हम नोट करके बढ़ाते चले जाएंगे, जीरो नहीं हो जाएगा ये। बुक वैल्यू इन दोनों को माइनस करके निकाल ली जा सकती है जब जरूरत पड़े। एसेट को अपनी जगह पूरी वैल्यू दिखाएंगे और डेप्रिसिएशन की टोटल वैल्यू पिछले सारे सालों की एक साथ दिखाएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी माइनस करके बुक वैल्यू निकाल लिया करेंगे। बैलेंस शीट में भी जाएगी ना, तभी तो एसेट की वैल्यू कम करेगी। तो ये जो अमाउंट है जो हर साल बढ़नी है, तो बढ़ी भी दिखानी है। पहले साल एक्सपेंस हुआ, वो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये अकाउंट बढ़ता भी जाएगा हर साल, ये जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? बस खत्म हो गई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग खत्म हो गई। नहीं मतलब डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग खत्म हो गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाएगा। हर साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को के अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट में गिराया भी जाएगा और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड भी किया जाएगा। तो इसका पूरा स्टाइल, इसका तरीका जो है मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। लेट्स स्टार्ट। इतनी खूबसूरत है अकाउंटिंग की जो सेटिंग है, इतनी ज़बरदस्त सेटिंग है जो डेबिट क्रेडिट की सेटिंग है। ये बताइए कि एसेट की जो प्लेसमेंट है वो डेबिट में होती है कि क्रेडिट में होती है? एसेट कहाँ प्लेस होती है? डेबिट साइड पे, बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? अगर कोई चीज़ एसेट को कम कर रही होगी तो कौन सी साइड पे आनी चाहिए, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे?
क्रेडिट साइड पे आएगी, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट होगी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस जब भी देखेंगे तो क्रेडिट में नजर आना चाहिए आपको। जब भी लेकिन जब, क्योंकि हम सालों के बीच बीच में देखेंगे ना कि अभी एसेट की क्या बुक वैल्यू चल रही है। एसेट 20 लाख की थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब तक पहुंच गया है 8 लाख पे, तो अब इतने की हो गई एसेट। ठीक है भाई, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, इससे नहीं करें सबाबाजी। तो एक तो खूबसूरती में बता रहा था ये है कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो उसका बैलेंस क्रेडिट में ही आ रहा होगा, और वो हर दफा इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेगा। इनकम स्टेटमेंट में जब वो जाके डेबिट होगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से डेबिट होगा। क्या समझ में आई साहबाजी? तो दोबारा बताऊं? ओके, मैं ये बता रहा हूँ कि एक अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसको हम क्रेडिट करेंगे। उसको क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि हम एसेट के अगेंस्ट, एसेट को कम करने वाला एक अकाउंट बना रहे हैं। तो एसेट डेबिट होती है, तो जो एसेट को कम करने वाला अकाउंट है वो क्रेडिट होता रहेगा हमेशा, और साथ ही वो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया करेगा हर साल, सिर्फ उस साल की अमाउंट से, पिछले तमाम सालों की अमाउंट से नहीं, सिर्फ उस साल की अमाउंट से। तो अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहले मैं डेप्रिसिएशन की कुछ वैल्यूज़ आपको दे देता हूँ, ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन दोबारा शुरू से ना करनी पड़े, सिर्फ हम ये समझ लें कि एंट्रीज क्या पास होती हैं। तो अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ, वो वाली वो एक वॉक थ्रू कर लेते हैं ना। 25,000 रुपये लिख लीजिए अपने पास। 25,000 रुपये की एसेट है। ये वॉक थ्रू पेज नंबर 159 पे अवेलेबल भी है। 25,000 की एसेट है। तो आपकी जो फिक्सचर है, एक्चुअली फिक्सचर की अकाउंट में क्या आ रहा होगा, 25,000 डेबिट में नजर आ रहे होंगे। अगर मैं फिक्सचर अकाउंट बनाऊंगा तो 25,000 की साइड पे एक एंट्री हुई होगी बैंक से, फिक्सचर डेबिट बैंक क्रेडिट। ये बात समझ में आती है? अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन खाली अपने पास लिख लीजिए, 25,000 इसकी वैल्यू है। और इस पे जो मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ वो लगाता हूँ 40% पर ईयर ऑन बुक वैल्यू। 40% ऑन बुक वैल्यू। तो जब बुक वैल्यू का नाम आ गया तो ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, या रीवैल्यूएशन मेथड? क्योंकि बुक वैल्यू पे कर रहे हैं तो बुक वैल्यू हर दफा कम होती जाएगी, इसका मतलब है रिड्यूसिंग बैलेंस यूज कर रहे हैं। तबाबाजी, ये बात समझ आ रही है? ओरिजिनल कॉस्ट तो सही हो गया ना। समझ आ रही है। तो अब आप ये कीजिए कि मुझे इसके 4 सालों की पहले डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर दें अलग से, फिर एंट्रीज पास करेंगे। पहले साल कितनी पास होगी? आप इसकी प्राइस लेंगे, उसका 40% निकालेंगे। 10,000 पहले साल की बन रही है 10,000। 10,000 आ गई सबकी। सेकेंड ईयर की बन रही है 6,000। थर्ड ईयर की बनी है 3,600। दूसरे साल की कितनी बन रही है? 6,000। थर्ड ईयर की बन रही है 25,000 माइनस 16,000। आप देख रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में पहले कितनी बड़ी अमाउंट आई थी, फिर एकदम से कम हो गई अमाउंट। बुक वैल्यू नहीं 40%। तीसरे साल की 36,000। चौथे साल की हो गई उसके बाद जो बुक वैल्यू होगी वो 1,00,000 16,000 1,000 जमा 36,000 3600 19,600। तो 25,000 में से
19,600 माइनस किए 5,400 इंटू 40%। सर चार सर तो जो ये फिर 4 साल की डेप्रिसिएशन 2,160। हाँ अगर अब देखें तो बुक वैल्यू इस दफ़ा कितनी आ गई? 19,600 में 2,160 ऐड करें, 19,600 में 2,160 ऐड करें तो 21,760 बनी, जो कि 25,000 में से माइनस करें तो बचती है 3,240। बस 3,240 जब बुक वैल्यू आ गई वहाँ रुक जाइए। 4 साल की निकाल ली, अब हम एंट्रीज पास करते हैं। कैसे करेंगे? एक टी अकाउंट बनाइए, उसके ऊपर हेडिंग डालिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ तो लाओ क्या करना है? क्या कह रहे हैं एक टी अकाउंट बनाइए, एक लेजर बनाइए जिसके ऊपर हेडिंग डालिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बना लिया? देखिए पहले साल जब हमारी डेप्रिसिएशन निकालने का टाइम आएगा तो हम एंट्री पास करने होंगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट एंड इनकम स्टेटमेंट डेबिट। क्या दोबारा बोलिएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया ताकि एसेट में से कट सके, और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया ताकि इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे आके एक्सपेंस के तौर पे काउंट हो सके। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? उसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10,000 से, और उसके बराबर में क्या लिखेंगे कि क्यों किया इसको क्रेडिट? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में ले गए, इनकम स्टेटमेंट डेबिट। साल ख़त्म होगा तो बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 10,000 से। एक मिनट अपनी साथ-साथ करते थे, क्या करना है? जी एक बता तो दिया, करें ना, ये कैरी डाउन करें। एंट्री पास की इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्रेडिट अमाउंट राइट साइड पे आएगी, कैरी डाउन करेंगे। जी कैरी डाउन करेंगे उस 10,000 को, अगले साल ईयर 2 में ब्रॉड डाउन होगी वही 10,000। बस हर साल की जो आपकी अमाउंट है 6,000 की अमाउंट थी ईयर 2 में, उसको इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दें, इसको क्रेडिट करें अकाउंट को, कैरी डाउन करें टोटल करके, ब्रॉड डाउन करें टोटल करके। फिर तीसरे साल की ईयर 3 इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन क्रेडिट 3,600 से बैलेंस निकालें, कैरी डाउन कर लें 19,600, ब्रॉड डाउन कर लें 19,600, इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें। ईयर 4 इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2,160, कैरी डाउन कर लें। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? क्या हो गया? टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 21,760। ये ब्रॉड डाउन कर लें। बस ये टोटल अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन आगे यही होगी। सिर्फ कैलकुलेशन में मुख्तलिफ तरह के सवाल आएंगे, इतनी कैलकुलेट करो, उतनी कैलकुलेट करो, ये 9 महीने पे कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे वहाँ पे एसिड जो है वो 1 जनवरी को नहीं ली थी, दिसंबर पे एंड करते हैं, 1 जनवरी को एसिड ली थी, 1 जून को एसिड ली थी, तो डेप्रिसिएशन निकालो स्ट्रेट लाइन में मेथड से। डेप्रिसिएशन निकालेंगे, उसकी पहले साल की डेप्रिसिएशन को डिवाइड बाय 12 करके मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। तो ये जो कैलकुलेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, इस पे बहस होगी कि कैलकुलेशन में क्या गलती हो रही है, इस साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, इस पे बहस होगी। लेकिन जो आपकी एंट्रीज है ना वो वही रहेंगी। अब ये मुझे बताइए कि किसी भी साल में आपसे कहूं कि इस साल की बुक वैल्यू बता दें तो आप बता सकते हैं ना?
एसेट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकाल के बता देंगे कि ये बुक वैल्यू चल रही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल सारा मिला हुआ माइनस करेंगे ना उसमें से। जी, जो भी उस वक्त प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस होके, यहाँ अकाउंट में हमने टोटल तो नहीं निकाला। देखिए मेरे पास आइए आप, मैंने भी निकाला, मेरे पास आइए। मैंने brought down जो एग्जांपल में नहीं चल है रहा ना है। टोटल। पहले इनकम स्टेटमेंट डेबिट हुई, क्रेडिट डाउन होके 10,000 आ गई, इस साल की 6,000 कटी, क्रेडिट डाउन होके 16,000 हो गई, इस साल की 3,600 कटी, क्रेडिट डाउन होकर 9,600 हो गई। अब इस साल अगर मुझसे कहेंगे कि एसेट की वैल्यू क्या है, तो मैं अपनी एसेट की प्राइस में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, जो भी बैलेंस होगा उसका। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके 3,450 बचेगा। जी ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकाली तो है अमाउंट। आखिरी बात समझ लें, ये सारा चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस से निकालें या स्ट्रेट लाइन से निकालें, एंट्रीज ऐसे ही होती है। जो डिफरेंस आएगा एंट्रीज में, वो एक डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन जो बात आपके लिए नहीं हो सकती है वो ये होगी कि जब आपने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ की और उसमें नुकसान उठाया तो क्या होगा। डिस्पोजल ऑफ का अलग अकाउंट बनेगा। जी, ये एक छोटा सा काम है जो आखिर में हमको करना है। तो आप लोग ये फारिग हो जाएं तो फिर मैं बताता हूँ। लास्ट वॉक थ्रू है 12.10, जिसमें कि ये सवाल आया। जरा सवाल सुन लीजिए। कविता ने ईयर एंड किया 30 जून को। 1 जुलाई को उसने खरीदी फिक्सचर्स जिसकी की कीमत थी 250,000, सॉरी 25,000। फिक्सचर का अकाउंट अगर बना हुआ होगा तो फिक्सचर के अकाउंट में 25,000 नजर आ रहे होंगे डेबिट साइड पे, 25,000 डेबिट हुए होंगे और बैंक क्रेडिट हुआ होगा। ये बात समझ में आती है। फिक्सचर का अकाउंट कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस से इन्होंने रिड्यूस की, और 2007 में 2003 में खरीदी थी, 2007 में जब बैलेंस देखा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस था 2160। तो मैं अगर प्रोविजन का अकाउंट बनाऊंगा तो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आ रहा होगा, 21,760, 21,760। बताता हूँ, यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ये दो अकाउंट ऐसे दिख रहे होंगे उस वक्त। अब ये कह रहे हैं कि कविता ने जितने फिक्सचर्स से वो बेच दिए, क्रेडिट पे बेचे चलें तो एक अलग सी बात है, कैश पे बेटे क्रेडिट पे बेचे, एंट्री एक ही बनेगी। 3,100 के बेच दिए। अब क्या पता वो उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि बराबर के बराबर बिक गए। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं 3,100 के बेचता हूं, सबसे पहले तो मुझे अपने फिक्सचर अकाउंट को क्लोज करना होगा। ये फिक्सचर अब 25,000 का मेरे पास नहीं रहा, ये देखिए जरा सबाबाजी, ये 25,000 का फिक्सचर था, अब नहीं रहा, तो मुझे डेबिट को खत्म करना होगा क्रेडिट से। कैसे? मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, 25,000 खत्म हो गया डेबिट और क्रेडिट, और इस पर जो एंट्री करूंगा वो करूंगा डिस्पोजल की। डिस्पोजल एक नया अकाउंट बनेगा जो सिर्फ इसी काम के लिए बनता है, कभी कभी बनता है जब कोई एसेट बेचते हैं तभी बनता है। एसेट यही कम कर दिया तो एसेट कम हुआ बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट तो हमेशा इतना ही रहेगा ना, नहीं, हमने asset वेल का प्रोविजन फॉर account डेप्रिसिएशन के। हाँ, एसेट का अकाउंट डिस्पोज नहीं किया हमने यार। डिस्पोज होने का मतलब अब ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, खत्म हो गया अकाउंट, उसका बैलेंस जीरो हो गया। देखिए ना, डेबिट क्रेडिट किया, कैरेट डाउन क्या करें, खत्म हो गया। ये डिस्पोजल में लेके गए तो डिस्पोजल को किस अमाउंट से डेबिट किया है, देखें 25,000 से। अगर एसेट को 25,000 से क्रेडिट किया है तो डिस्पोजल को कितने से डेबिट करेंगे, 25,000 से डेबिट करेंगे। सेम अमाउंट ही आनी चाहिए ना डेबिट क्रेडिट की। तो डिस्पोजल को डेबिट किया किस किस वजह से, फिक्सचर की वजह से। तो एक तरह से समझें कि यहाँ से फिक्सचर को कैंसिल आउट करके यहाँ उठा के ले आए, बिल्डिंग से निकाल के, गोदाम से निकाल के बाहर ले आए सड़क पे कि अब इसको बेचना है। तो डिस्पोजल सड़क है, यहाँ पे इसको बेचेंगे। यहाँ पे क्यों लेके आए, क्योंकि हमें अब इसके अंदर प्रोविजन और इन दोनों को मामला रिजॉल्व करना था। प्रोविजन अब तक कितना कट चुका है, 21,760। तो इसको भी खत्म करेंगे, ये भी आगे कैरी नहीं करना हमें, एसेट जा रही है ना हमारे पास से। अब ये प्रोविजन कैरी करके हम क्या करेंगे, 21,760 को भी क्लोज कर देते हैं। कहाँ क्लोज करेंगे, इस नाम से तो डिस्पोजल में।
अब इसको डेबिट किया तो डिस्पोजल को क्या किया है, क्रेडिट किया, डिस्पोजल को क्रेडिट कर दो। कितनी अमाउंट से किया है और किस वजह से किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये दोनों आ गए। अब इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, जरा बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है 25,000 और 21,760 में? 3240। 25,000 माइनस 21,760, नहीं यकीन मुझे आपकी बात पे, 3,240। बस अब छोटी सी बात है कि 3,240 अगर 3,240 ही आ गए कहीं से, पूरे पूरे मामला खत्म हो जाएगा। 3,240 ही आ गए पूरे पूरे तो बराबर हो गया, अकाउंट बैलेंस हो गया, खत्म हो गया। लेट सपोज कैश आए तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट होगा, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। डिस्पोजल का क्रेडिट होगा। ये रहा डिस्पोजल, यही आप हमेशा ही फंसते हैं, हम इसी बात पर रहते हैं। ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट नहीं हुआ। तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट हो गया, एक ऑप्शन हो गया, पूरे पूरे आ गए। कैश आया पूरा पूरा नहीं आया, चलो लेट सपोज अब क्या होगा, 3,240 याद रखना कहीं, 3,240 लेट सपोज 3,000 की बिकी कैश में, सबा 3,000 की बिकी कैश में, तो कैश डेबिट 3,000 क्रेडिट, लेकिन पैसा बच गया, नुकसान हो गया। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 240 जो बैलेंस बचा है इसको हम इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे एज अ लॉस ऑन डिस्पोजल। इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में हमारा खर्चा दिखेगा कि भाई ये हमारा नुकसान हो गया, ये नेट प्रॉफिट में इनकम स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट में समान। जी, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये इनका जो नेट प्रॉफिट आएगा एंड में उसमें से माइनस होगा Exactly. तो फिर नेट लॉस आएगा तो उसको बढ़ा देगा। जाहिर है, लॉस आएगा तो बढ़ा देगा, प्रॉफिट आ रहा होगा तो उसको कम कर देगा। अच्छा और आगे चलते हैं, कैश पे नहीं बेची, एक भाई को बेची थी, 3,000 रुपये जो वसूल हुए थे, कैश पे नहीं बेची थी, एक भाई को बेची थी, भाई का नाम है आपके अरहम भाई, अरहम भाई को बेच दी हमने 3,000 की, 240 हमने नुकसान उठा लिया। तो अरहम भाई का नाम आ जाएगा, अरहम भाई डेबिट एज एन अकाउंट रिसीवेबल और डिस्पोजल क्रेडिट। वो कुछ भी डालेंगे वहाँ डेबिट कैश पे जाएगी, कैश होगा, बैंक में आए होंगे, बैंक होगा, किसी को उधार पे दिए उधार पे होगा। प्रॉफिट आ गया तो क्या होगा, क्रेडिट। अगर ज्यादा की बेच दी, अब ये आखिरी बात देख लो प्लीज, क्रेडिट 3,240 था ना, ये देखे मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, आप लोग नहीं देख रहे, इस पे देख लें बेटा, हर दफा बुलाना पड़ेगा आपको देखने के लिए। 3,240 का डिफरेंस था, मैंने बेच दी 4,240 की, प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। अब ये बैलेंस किधर आएगा, दोनों को टोटल करेंगे, ये साइड हावी है, ये साइड छोटी है, 1,000 से कम है ये साइड, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा ऐसा, प्रॉफिट क्योंकि ये प्रॉफिट जाएगा, प्लस में ऐड होगा। में कह रहे हैं यहाँ पे जो हमने कैश इसको बेचा तो उसके पास और एंट्री ये में क्या लिखा कैश आएगा। किसके पास, अगर इस बंदे को बेचा हमने तो उसके एंट्री करेंगे। अगर उसने कैश दे दिया तो बंदे का नाम ही नहीं आएगा यहाँ पे कोई भी, नहीं बंदे को हमने उधार पे दिया था, उधार पे दिया तो account बंदे का entry नाम आएगा अकाउंट रिसीवेबल, उसके पास क्या एंट्री करेंगे उसके अकाउंट में। अकाउंट पेएबल डिस्पोजल आई गेस। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर डिस्पोजल के नाम की एंट्री करेंगे। हाँ डिस्पोजल के अकाउंट के अगेंस्ट हो रही है तो डिस्पोजल की एंट्री होगी, जी जी, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जैसे है डिस्पोजल ऑफ फिक्सचर्स अरहम अकाउंट, है, अकाउंट का अलग डिस्पोजल जी, तो अकाउंट रिसीवेबल वो ये टेम्पररी अकाउंट होता है, बंद के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यूं हमने कॉन्सेप्चुअली सारा काम कर लिया, अब आपको इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, डिस्कस करने हैं, जो नहीं समझ में आएंगे उन सवालों को हम एक एक करके अटेम्प्ट करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह हाफिज़।